आपके सामने 4 साल का एक रिपोर्ट कार्ड भी है। आपके सामने एक बड़ा आयोजन है, वो है हरिद्वार में कुंभ। तो मैं शुरुआत इस बात से करूं कि हर सरकार को जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी, अब से कुछ दिनों बाद, अगले महीने ही आपको सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना पड़ेगा। 4 साल और 5वां साल मतलब चुनावी साल जी। तो आप तैयार हैं पूरी तरह से? निश्चित रूप से दिलीप जी, हमने शुरुआती साल से ही पूरी पारदर्शिता से सरकार चले। सरकार जिन वायदों के साथ जनता के बीच गई थी चुनाव में, उन वायदों पर सरकार कितना काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, उसको जनता के सम्मुख रखने का हमने पहला साल जब पूरा हुआ था तभी से इसकी शुरुआत की थी। और 2 बार हम इस तरह के प्रयास करते हैं। एक बार जब सरकार का 1 वर्ष होता है और एक जब राज्य का स्थापना दिवस होता है। उस समय भी हम जनता के बीच में जाकर के और सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको हम बताते हैं, जनता की बात सुनते हैं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ सरकार को चुना, इतना प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को दिया, उस पर हम किस तरह खरे उतर रहे हैं। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो एक विजन के साथ चुनाव लड़ती है, एक विजन डॉक्यूमेंट जनता के बीच में रखती है कि हमारी सोच क्या है, और उसके सोच के आधार पर हम मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और उस विजन जो डॉक्यूमेंट है उस पर हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना कर पाए हैं, ये सारा हिसाब हम जनता के बीच में रखते हैं। 18 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इससे पहले विधानसभा का वित्त सत्र है जो 10 तारीख को समाप्त होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर भी हम कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और 18 मार्च जब सरकार के 4 वर्ष होंगे तो 70 विधानसभाओं में 70 कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता को ये बताएंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक आपने चुना था उसने क्या क्या किया। ये हर विधायक वहाँ पर अपना हिसाब देगा। और बाद में वर्चुअल सभा होगी मुख्यमंत्री की, जो पूरे राज्य की 70 विधानसभाओं में 70 सभाओं को एक साथ वर्चुअली उनको संबोधित किया जाएगा। उसमें जो स्टेट लेवल की जो योजनाएं हैं और भविष्य की हमारी क्या रोड मैप है उसको हम जनता के बीच रखेंगे। मुख्यमंत्री जी, जनता ही असली परीक्षक होती है, लेकिन विपक्ष भी नज़र रखता है आपके सरकार के कामकाज पर, या आपने जो वायदे किए हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए। लेकिन हाल के दिनों में अगर मैं देखूं तो विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या आपकी उत्तराखंड की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल डीजल का मसला हो, गैस सिलेंडर का मसला हो, या कोरोना काल में जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है उसका मसला हो, तो सरकार की चिंता नहीं है इस संबंध में। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब अभी कोरोना देश में प्रवेश किया और उन्होंने समय समय पर देश का मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात कही, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। हम सब जानते हैं कि जो तेल की मार्केट है वो भारत के हाथों में नहीं है। दुनिया के कुछ ही देश हैं जो तेल जहां होता है और जो तेल की कीमतों को नियंत्रित करते हैं, या नियंत्रित ही कहना चाहिए, रेगुलेट करते हैं, ऐसे कुछ देश हैं। और इसलिए तेल की जो कीमत है वो भारत के हाथों में नहीं है। लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ वही लोग नारेबाजी करते हैं कि प्रदेश सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। हम उनसे पूछते हैं, भाई पंजाब में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में तो 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल, अभी तो यहाँ 100 से कम ही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि पेट्रोल
पेट्रो पदार्थों की जो नियंत्रण है, पेट्रोलियम पदार्थों की, वो हमारे हाथों में नहीं है। हम थोड़ा बहुत उसमें कर सकते हैं, हम उसमें जो स्टेट अपना कर लेती है उसको कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हालिया जो तेल के दाम बढ़े हैं ये बहुत दीर्घकाल तक नहीं चलेंगे। निश्चित रूप से ये तेल की कीमतें एक बार फिर कम होंगी, क्योंकि ये मांग और आपूर्ति का भी खेल है, और ऐसे में इन चीज़ों पर निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये नियंत्रित होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसा अभी गडकरी जी ने कहा कि हम 2030 तक हम अपने जो व्हीकल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में लाएंगे। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आया है, और जो मैंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, अपने पैरों पर हम खड़े हों, हमको इन अरब देशों में के ऊपर निर्भर न रहना पड़े पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, उस विकल्प पर हमको काम करना होगा। वही सस्टेनेबल होगा, दीर्घकाल का साथी वही होगा जब हम उसके वैकल्पिक उपयोग पर और वैकल्पिक विकल्प हम उसके लिए ढूंढेंगे। उस पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये फेज हैं दुनिया के, ये फेज एक समय आएगा, ये समाप्त होगा, फिर नया दौर शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी, एक और जो बड़ा चैलेंज है वो है कोरोना एक बार फिर से देश के कुछ राज्यों में लौटा है, और आपको ऐसे में हरिद्वार में एक कुंभ कराना है। वो नहीं लगता कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे, साधु संतों के अपने पंडाल होंगे, तो कैसे रेगुलेट कर पाएंगे इस पूरे मैकेनिज्म को? देखिए, हम तो चाहते थे कि कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, और हम सबको उसमें आमंत्रित करें, और उस हिसाब से हमने तैयारी की थी। हमने कुंभ का जो क्षेत्र है उसको भी लगभग 2.5 गुना इस बार बढ़ाया था। नया जो गौरी शंकर जो वाला एरिया है उसको हमने उसमें और ऐड किया था, ताकि कुंभ को हम एक और भव्य रूप दे सकें। जिस तरह से कुंभ में हर वर्ष हर बार ये संख्या बढ़ रही है और उसमें तमाम तरह की जो आवश्यकताएं वो बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, ऐसे में इस आधार पर हम लोगों ने तैयारी की थी। तमाम घाटों का निर्माण किया गया, पुलों का निर्माण किया गया, अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया, पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग की गई और पर्याप्त पानी की व्यवस्था की गई। शहर को पूरी तरह जो कुंभ क्षेत्र है हमारा उसको सजाने का काम किया गया, लेकिन कोर्ट की वजह से और कोविड की वजह से आज जो एसओपी जारी की है, हाई कोर्ट ने भी जिस तरह के निर्देश दिए हैं और भारत सरकार से भी जो एसओपी जारी हुई है, उसमें तमाम तरह की आशंकाओं के साथ कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आशंकाएं इन द सेंस कि जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये वायरस, कोई भी वायरस, ये 1 साल में दूसरा राउंड लेता है, 1 साल के बाद, और फिर उसकी जो गति होती है बढ़ने की वो बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से वो बढ़ता है, और उसकी जो मारक क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होती है। ऐसे में हमारे सामने 2 विकल्प हैं, और कोर्ट के सामने भी 2 विकल्प थे कि वो छूट दे देता कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और एक ये है कि चलिए कोई बात नहीं, अगला कुंभ आएगा उसमें स्नान कर लेंगे, हम वर्चुअल स्नान कर लेंगे। आज तो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। अभी एक समाचार समूह ने तो गंगा जली का पैक ये अखबार के साथ उस दिन उनके हर घर में पहुंचेगा, इस तरह की भी व्यवस्था की है। जो शांति कुंज वाले हैं, शांति कुंज वाले महाराज जी ने कहा कि हरिद्वार आपके द्वार, हरिद्वार आपके द्वार, इस ढंग के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि जो कुंभ का लाभ है वो सबको मिल सके। हरिद्वार का कुंभ एक ऐसा कुंभ है कि जो जब गुरु का कुंभ लगन में प्रवेश होता है तब ये कुंभ प्रारंभ होता है। बाकी कुंभों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, उनका एक निश्चित समय होता है, उस समय कुंभ होते हैं। लेकिन हरिद्वार का कुंभ
जब गुरु कुंभ लगन में प्रवेश करते हैं तो तब इसकी शुरुआत होती है और उस हिसाब से कुंभ का आयोजन किया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आप अपने जो कुंभ की अवधि उसको कर्टेल करिए। भारत सरकार को भी निर्देशित किया गया कि आप जो है इस पर एसओपी जारी करिए और भारत सरकार ने भी उस पर एसओपी जारी की है। तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना था कि इसको कम करना चाहिए। फिर भी हमारी इच्छा है कि कुंभ दिव्य भव्य हो। मैंने कल ही केंद्रीय गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा है कि हमको आप 2 लाख और वैक्सीन आप हमको दे दीजिए। हम चाहते हैं कि जितने भी साधु संत हैं कम से कम वो जो कुंभ स्नान के लिए आते ही आते हैं और जिनका पहला अधिकार होता है शाही स्नानों पर, उनको हम ये वैक्सीन लगा सकें। मैं गृह मंत्री जी से बात किया था, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। कल ही मैंने उनको चिट्ठी लिखा है, उन्होंने कहा एक चिट्ठी आप अपनी तरफ से दे दीजिए, हम वो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा आज भी ये है कि कुंभ ये दिव्य भव्य हो, लोग वहाँ पर आकर के अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनके आत्म शांति के लिए गंगा जल का आचमन करना चाहते हैं। उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है। हम चाहते हैं कि उनकी जो श्रद्धा और विश्वास है हम उसका सम्मान करें। मुख्यमंत्री जी, एक और जो बड़ा चैलेंज होता है वो किसी भी सरकार के सामने कि उद्योगों की जो गति है, उद्योगों की जो लगने की रफ्तार है या औद्योगिक जितनी भी संरचना है वो मजबूत हो। विपक्ष का सवाल ये कि आपके यहाँ इन्वेस्टर समिट हुई, लाखों करोड़ के एमओयू साइन किए गए, बट धरातल पर नहीं उतरने का आरोप विपक्ष का है। आप क्या कहेंगे? वो आरोप लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं कभी कि इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड जैसे राज्य में हो सकती है। और उनके हिसाब से हमने इन्वेस्टर समिट करके जैसे कोई पाप कर दिया है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में इन विपरीत परिस्थितियों में भी 30,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू ये उनकी ग्राउंडिंग हुई है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जो इन्वेस्टमेंट आया है। पहले केवल नीचे मैदानी भागों के लिए आता था, इंडस्ट्री यहाँ पर आती थी। इस बार पहाड़ों में भी इन्वेस्टमेंट गया है। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर आगे ताज होटल बना है, मसूरी रोड पर हयात बना है, अब उसका लोकार्पण होना है। और तमाम पहाड़ों में टाटा ने अपने बजट होटल्स के लिए हमसे परमिशन मांगा है। हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र में बड़ा भारी वहाँ पर एमओयू साइन हुए हैं। और ठीक है, ये बीच का कालखंड एक ऐसा खराब समय आया कि उसके कारण तमाम दिक्कतें हुई हैं, लोगों को आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है, तमाम बाधाएं पैदा हुई हैं। लेकिन हम आज बड़ी बड़ी एजेंसीज को यहाँ पर लाने में आज सफल हुए हैं। टिहरी में 5 स्टार होटल की कोई कल्पना कर सकता था, वहाँ पर एक 5 स्टार होटल आ गया है। एक आया है, फिर 2 आएंगे। हमने टिहरी झील को डेवलप करने का प्लान किया, 1200 करोड़ रुपए से वहाँ पर हम उसका डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है। बहुत जल्दी उसके कुछ काम शुरू हुए हैं, कुछ और आगे शुरू होंगे। और दूरस्थ पिथौरागढ़ हो, पिथौरागढ़ में भी सबसे बड़ी खासियत इस समिट की ये रही कि पिथौरागढ़ में भी इन्वेस्टमेंट गया है, दूरस्थ जिलों में भी इन्वेस्टमेंट गया है। तो जो हमारी परिकल्पना, जिस परिकल्पना के साथ ये उत्तराखंड राज्य बनाया गया, ये पर्वतीय प्रदेश है और ये दूरस्थ क्षेत्रों में लखनऊ से नज़र नहीं रखी जा सकती है। आज हम वहाँ तक हम अपने इन्वेस्टर को ले जाने में सफल हुए हैं और आज आखिरी कोने तक सरकार वहाँ के बारे में सोचती है। वहाँ पर हमने मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रोथ सेंटर हमने, रूरल ग्रोथ सेंटर का एक नया कॉन्सेप्ट हमने दिया। और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टर की संख्या बहुत अधिक है और आज उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी महिलाएं उसके कारण स्वावलंबी हो रही हैं। और इस सभी के सभी जितने भी सेंटर हैं, इसमें 95% हमारी महिलाएं हैं। जो महिलाओं का जो सशक्तिकरण हम बात करते हैं कि महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, आज उन ग्रोथ सेंटर के माध्यम से वो हम कर पा रहे हैं। तो विपक्ष क्या कह रहा है, अपने आप कुछ करना नहीं, तो जिसको कुछ करना नहीं तो उस पर क्या आरोप लगाएंगे आप? यही बोलोगे भाई तूने कुछ नहीं किया। लेकिन जो कुछ कर रहा है तो उसके पास तो ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगाता है। लेकिन हमने विपक्ष के आरोपों की परवाह किए बगैर एक सदिच्छा से, सदसंकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक और बड़ी चुनौती होती है विकास के साथ साथ जो प्रकृति
का जो सामंजस्य है, हाल में तपोवन का हादसा हुआ, इससे पहले केदारनाथ में जो आपदा आई थी, तो आपके सामने पहाड़ के प्रदेश में पहाड़ जैसी चुनौतियां भी होती हैं कि कई बार ये कहता है कि विकास तो ठीक है, लेकिन प्रकृति से अगर खिलवाड़ हुआ तो फिर प्रकृति का विभत्स भयंकर रूप देखने को मिलता है, जो शायद हाल के दिनों में देखने में भी आया है। तो आपको नहीं लगता कि इसका सामंजस्य बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। विकास और पर्यावरण, इन सब का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपदाएं बताकर नहीं आती हैं। और आपदाएं तब से आनी शुरू नहीं हुई जब से सड़कें बननी शुरू हुई, जब से बांध बनने शुरू हुए। आपदाएं उससे पहले से भी आती हैं। और जहाँ पर हम बैठे हैं, ये कभी 33 सागर था, जहाँ पर आज हिमालय की इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, 30,000 फुट तक जो छू रही हैं आसमान को, वहाँ पर कभी सागर था। और जहाँ आज राजस्थान है, वहाँ पर कभी पहाड़ थे। और इसलिए आपदाएं आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। अलर्ट कर सकते हैं, हम जन जीवन को बचा सकते हैं, लेकिन उससे आपदाएं रुकेंगी, कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की गारंटी कोई दे सकता है कि हम आपदाओं को रोक सकते हैं। तमाम दुनिया के वैज्ञानिक इस काम को कर रहे हैं। तमाम आइंस्टीन ने तो कहा था कि अगर भगवान अगर कोई चीज़ है तो मैं उसको परख नली में देखूंगा, उसमें दिखाऊंगा उसको। वो भी चले गए। तमाम वैज्ञानिकों ने इसको चैलेंज किया है, तमाम आपदाओं को चैलेंज किया है। लेकिन आपदाएं आएंगी, आपदाएं आएंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपदाएं आएंगी, हम उसका सामना करेंगे, उसके विकल्प सोचेंगे, अपने लोगों को सुरक्षित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी सत्ता के लिए, किसी भी सरकार के लिए ये सोच बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि आपदाओं को हम आएंगी ही नहीं आपदाएं, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और यही सोच करके उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय अलग से बनाया गया। ये देश का पहला राज्य है, उत्तराखंड इसकी शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर ये आपदाएं हमेशा आती रही। मेरी आज 60 साल की उम्र है और मेरे जन्म से 10 साल पहले जहाँ मेरा घर है वहाँ एक बड़ी आपदा आई थी। 27 बसें बही थी उस समय और अनेक लोगों की मौतें हुई थी। जहाँ पर अभी ये आपदा आई, उससे थोड़ा पहले 1971 में वहाँ पर एक पहाड़ टूट करके बहुत बड़ी झील बन गई और उस समय 72 लोग उसमें उनकी मौत हुई थी। अभी कुछ दिन पहले, मुझे लगता है 97-98 की बात होगी, जो राउलेक गांव है उखीमठ में, एक पूरा पहाड़, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हरा भरा घना बांज के पेड़ों से बंधा हुआ पूरा पहाड़, और जैसे किसी ने काट के उसको ऐसे पलट दिया। मैंने वो पहाड़ तब भी देखा था जब वो जिंदा था, उस पर पूरा हरा भरा था, और मैंने तब भी देखा जब आपदा आई और वो पहाड़ जब ऐसे कट के, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से काट करके ऐसे गिरा दिया, और सामने राउलेक गांव था, 19 लोगों की वहाँ डूब करके रात को डेथ हो गई। आपदाएं आएंगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हम कोई अर्ली अलार्म सिस्टम हम कोई विकसित कर सकते हैं। उस दिशा में सरकार सोच रही है। सरकार का प्रयास है कि यहाँ पर तमाम हिमानियाँ हैं, उन पर हम लोगों को अलर्ट करते रहें। उनमें से कौन ऐसी है कि जो नुकसान पहुँचा सकती है, उन पर हमने अपने अधिकारियों को आदेशित किया है कि आप इसके लिए एक टीम बनाएं, इसके लिए एक विभाग सुनिश्चित करें, ताकि हम लगातार इनको मॉनिटर करते रहें। और आज इसरो से भी मदद लेकर के और तमाम जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके माध्यम से भी उस पर नज़र रखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, कोई भी जब ऐसी कोई आपदा आती है, उसके कारण तमाम वैज्ञानिक भी भिन्न भिन्न बताते हैं, एक राय नहीं होती। और कुछ लोग तो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कह देते हैं, जैसे अभी कहा कि वहाँ बांध के कारण ऐसा हुआ। अब उनसे मैं पूछना था, तो बांध था कहाँ भाई? था बांध कहाँ कि जो बांध के कारण ऐसा हो गया? तो तमाम लोग अपने ड्राइंग रूम में, एक सज्जन कह रहे थे, मैं एक चैनल में देख रहा था कि साहब
500 मीटर तक कोई घर नहीं होना चाहिए नदी से। तो मैंने कहा तो मेरा तो श्रीनगर साहब, मेरा रुद्रप्रयाग साहब, मेरी टेहरी साहब, उत्तरकाशी साहब, 500 मीटर तक अगर हम कोई घर ना बनाएं तो हमारे पास जगह कहाँ है घर बनाने के लिए। तो लोग ऐसी अव्यावहारिक बातें कई बार करते हैं, अव्यावहारिक, या वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनको नहीं समझते, तमाम तरह के सुझाव देते हैं और फ्री में दे देते हैं, निःशुल्क, बिना पैसे लिए, बिना मांगे भी सुझाव दे देते हैं। तो हम उनसे भी थोड़ा सावधान रहते हैं और अपनी परिस्थितियाँ, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, हमारी सामाजिक परिवेश कैसा है, उस हिसाब से हम लोग अपना विकास काम कर रहे हैं। आज हम सड़कें कट रही हैं, एक पेड़ की जगह हम 10 पेड़ लगा रहे हैं। और कम से कम मैं तमाम जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं कहूँगा उत्तराखंड को पर्यावरण के सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के हर आदमी का जंगल से प्रेम है, पेड़ लगाता है वो। यहाँ पर हरियाली है, अगर यहाँ इतनी हरियाली दिख रही है, अगर यहाँ के आम आदमी का उन वनों के प्रति लगाव नहीं होता, इन वनस्पतियों के प्रति लगाव नहीं होता, तो कोई क्या फॉरेस्ट के 2000 गार्ड के जंगल को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। आम आदमी चाहता है कि जंगल बचने चाहिए और उन जंगलों की सुरक्षा के लिए, जंगल को हरा भरा करने के लिए वो वृक्षारोपण करता है, उनकी रक्षा करता है। इसलिए उत्तराखंड हरा भरा दिखता है और इसीलिए उत्तराखंड में आज जो फॉरेस्ट कवर एरिया है लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ का आम आदमी का उसमें योगदान है। मैं नहीं मानता कि 2500 लोग उत्तराखंड के जंगलों को बचा देंगे। इसलिए बचते हैं कि यहाँ के लोगों का जंगलों से प्रेम है, लगाव है। मुख्यमंत्री जी, हाल में आप दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, और आज एक सौगात, बड़ी सौगात जो है वो नितिन गडकरी जी की तरफ से मिली है। तो आपको लगता है कि दिल्ली दौरे का असर हो रहा है, या ये चुनाव का समय है नज़दीक, इसलिए आपको लगता है कि ज़रूरत भी है अब? देखिए, 4 साल सरकार के हो रहे हैं और अगर हम अभी ये जो 1.5-2 महीने में जो हम मदद लाए हैं उसको छोड़ दें, तब भी हमको 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के सहायता हम भारत सरकार से लाए हैं। हमारे विकास कार्यों के लिए भारत सरकार ने हमको दिल खोल कर मदद की है। और मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे चुनावी सभा के लिए, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को डबल इंजन की ज़रूरत है। आज हम डबल इंजन नहीं, आज जिस गति से और जितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ रहा है भारत सरकार की ओर से, मैं समझता हूँ डबल नहीं, ट्रिपल इंजन और उससे ज़्यादा आज उत्तराखंड पर फोकस है। आज गडकरी जी भावुक हो गए जब कैलाश मानसरोवर की बात आई, जब सड़कों की बात आई। उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं एक बार उत्तराखंड से होकर के और कैलाश मानसरोवर तक रोड से जाऊं, सड़क से जाऊं। और इमोशनल हो गए कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हम जो जाएंगे हम अपने देश के रास्ते और कैलाश मानसरोवर जाएंगे। अब ये फीलिंग हम समझ सकते हैं। जो आज ऑल उदर रोड बनी है, ये ऑल उदर रोड कोई कहेगा कि चुनाव के लिए बनी है। जब नरेंद्र भाई मोदी उत्तराखंड राज्य के प्रभारी थे, विधायक भी नहीं थे, प्रभारी थे उत्तराखंड संगठन के, और बद्रीनाथ जी में जब हमारी कार्य समिति हुई थी, उन्होंने तब कहा था कि दुनिया का 120 करोड़ हिंदू, आज तो बढ़ गया है, उस समय के शब्द बोल रहा हूं, कि दुनिया का 120 करोड़ हिंदू उत्तराखंड के इन 4 धामों में आना चाहता है। वो गंगा जल की एक अंजुलि लेना चाहता है, आचमन लेना चाहता है। वो अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर इन 4 धामों के दर्शन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, न रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, न कोई होटल्स अच्छे हैं, न धर्मशालाएं अच्छी हैं। ऐसे में यहाँ पर ये जो हाई क्लास है, जो हाई एंड जो हमारा श्रद्धालु है, वो यहाँ पर हिम्मत नहीं करता। आने की इच्छा होती है लेकिन वो आ नहीं पाता। वो कहता है फिर विदेश से कि जरा भारत से आ रहे हैं तो हमारे लिए गंगा जली ले आना, और उसी में वो अपने 4 धाम की यात्रा मान लेता है। ये बात तब उन्होंने कही थी जब वो विधायक नहीं थे, जब कोई उम्मीद भी नहीं थी कि विधायक बनेंगे। और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से ठीक 3 महीने बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 3 महीने बाद। ये सोच तब की है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि विकास का मतलब आखिरी व्यक्ति तक, विकास का मतलब आखिरी छोर तक। उस सोच के कारण आज तमाम ये डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उसके कारण हो रहे हैं। उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 650 किलोमीटर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, और एक बड़ी सीमा हमारी कहें कि शत्रु राष्ट्र की से हमारी सीमाएं हैं, जुड़ी हुई हैं।
आज उन सीमाओं तक बेहतरीन सड़क होना बहुत ज़रूरी है। सेना के पास बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं, हमारे बहुत अच्छे कमांडो हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच तो जाएं, पहले वहाँ तक पहुँच तो जाएं जहाँ से हमको अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। हमारा सैनिक अपने जान देने के तैयार है। जब अभी चाइना के साथ चल रहा था, मैं बॉर्डर पर गया और वहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ में हमारे सैनिक थे, तो कहने लगे साहब हम तो बड़े गर्म होकर आए थे और हमको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जो सैनिक अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमको उसको वहाँ तक, जहाँ तक उसकी ज़रूरत है, वहाँ तक उसको पहुँचाने की व्यवस्था तो होना चाहिए। आज वहाँ तक पहुँचाने का काम, लिपू लेक सड़क वर्षों से लटकी हुई थी, और जब मेरे पास एक सैन्य अधिकारी आए, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, कोई बड़ा कारण नहीं था, कोई बड़ा कारण नहीं था कि वो सड़क नहीं बन पा रही थी। निजी स्वार्थ थे कुछ लोगों के, जिसके कारण वो सड़क नहीं बन पा रही थी। हमने कहा है निजी स्वार्थ छोड़िए, ये सड़क देश के लिए बन रही है, आपके लिए नहीं बन रही है अकेले अकेले। और हमने थोड़ा उसमें जो कुछ भी, थोड़ा सख्ती और थोड़ा प्रेम, जो दोनों चीज़ें करनी थी तो किया। आज लिपू लेक तक हमारी सड़क पहुंच गई है। आज उत्तराखंड की सीमांत की सड़कों में देश में नंबर 1 अवार्ड ये उत्तराखंड को मिला है। हमारी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमने उसको महत्व को समझा कि हमारी आखिरी छोर तक अगर सड़क नहीं होगी तो हम शत्रुओं का सामना नहीं कर सकते। शत्रु तो बिल्कुल बगल में खड़ा है। ये एक बॉर्डर ऐसा जहां हम ऊपर हैं, बाकी सब जगह हम नीचे हैं, शत्रु हमारे ऊपर बैठा हुआ है। तो हमको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की ज्योग्राफी का हमको ज्ञान हो, वहाँ की जो परिस्थितियाँ उसका हमको ज्ञान हो। हमारे अपने सैन्य संगठनों से, अर्ध सैन्य संगठनों से हमारा बेहतर तालमेल हो, ताकि हम समय आने पर हम उनका साथ दे सकें। नहीं तो करगिल जैसी हालत बनने में कोई समय नहीं लगता। हम उसके लिए हमने एक स्पेशल एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री स्टेट सीमांत क्षेत्र विकास निधि, भारत सरकार की एक योजना है। हमने स्टेट की ओर से भी एक योजना चलाई कि हमारे जो सीमांत के गांव हैं वहां पर हम उनको अधिकतम मदद कर सकें। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि जवान तैयार हैं और बॉर्डर पर सड़कें बनाने के मामले में आपकी सरकार को या आपके प्रदेश को ये उपलब्धि मिली है। लेकिन एक किसानों का मुद्दा है जो इस समय किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, या किसानों के जो नेता हैं वो अलग अलग जाके चौपाल करते हैं, पंचायत करते हैं, और वो बार बार कहते हैं कि साहब ये बिना इसको वापस लिए ये 3 बिलों को बात नहीं बनेगी। केंद्र सरकार कहती है हम दरवाजे खुले हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, आप आइए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला अटका हुआ दोनों तरफ से। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। ये कहावत है, न सूत न कपास और जुलाहों में लठम लठ। कोई ये नहीं बता रहा है कि किसान कानून में खराब क्या है। ये जो 3 अमेंडमेंट किए गए, कोई माई का लाल ये बताओ कि भाई इसमें ये खराब है, इसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। जहां का किसान सबसे ज्यादा आंदोलित है वहां बहुत पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। देश में अन्य राज्यों में तो है ही नहीं, वहां बहुत पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कुछ लोगों ने इसको इश्यू बना दिया है, किसानों को बरगलाने का काम किया है। ऑप्शन जब खुले रहेंगे तो किसान बंधन से मुक्त होगा, और ये कानून किसानों को बंधन से मुक्त करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि किसान बंधनों से मुक्त हों, किसान खुली मार्केट में जा सके। कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते, वो लोग इस आंदोलन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश के भी पुख्ता प्रमाण आए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से 302 हैंडलर इसको हैंडल कर रहे हैं, इसके भी प्रमाण मिले हैं। और अब तो सारी चीज़ें जो देखने में आ रही हैं, अब सब चीज़ें सामने खुल रही हैं, और किसान जब इन चीज़ों को समझ रहा है तो धीरे धीरे वह पीछे मुड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक किसान का स्वभाव भी होता है कि जब वो किसी चीज़ होता है तो फिर अड़ता भी है। तो मुझे लगता है कि अड़ता है तो फिर अड़ता भी है। तो मुझे लगता है कि अड़ाअड़ी ये बंद होना चाहिए, खुले मन से बातचीत करना चाहिए। कभी भी बातचीत करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। बातचीत करें और बात को समझें,
मुझे लगता है कि ये कानून, मैं कृषि विभाग, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, 5 साल तक राज्य का कृषि मंत्री रहा हूँ, और जो जो हमारी मार्केटिंग की जो व्यवस्था है उसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए, मैं उसका जो महाराष्ट्र के उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे वो उसके अध्यक्ष थे, और मैं उस टीम का एक सदस्य मैं भी था। और उस समय सारे अमेंडमेंट्स पर वर्षों से 2007-8 से अध्ययन चल रहा है, इस पर मंथन चल रहा है, और इतने मंथन के बाद आज अमेंडमेंट्स हुए हैं। मुझे लगता है कि किसान समय आने पर इसको जरूर समझेंगे, और मैं अपने किसानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस देश में अगर किसानों के लिए सर्वाधिक काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते रहे हों या आज देश के प्रधानमंत्री के नाते रहे हों। जिस राज्य में आप बैठे हैं, हमने यहाँ पर किसानों का गन्ने का भुगतान सत्र प्रारंभ होने से 3 महीने पहले हमने काम शुरू किया। हम धान का भुगतान अपने किसानों का ऑनलाइन कर रहे हैं। इस बार 2 लाख टन का थोड़ा विलंब हुआ, और वो कारण ये था कि उसमें जो बिल हैं वो जमा नहीं किए गए। हमारे यहाँ 8 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है जो हम किसानों से खरीदते हैं, 8 लाख मीट्रिक टन। हमने 10 लाख टन से अधिक हमने धान का खरीदा, और आज हमने 100% अभी गन्ने की चावल धान की अभी बिक्री हो रही है, खरीद हो रही है, और हमने 100% पेमेंट उत्तराखंड में किया। इकबालपुर शुगर मिल है, प्राइवेट शुगर मिल है, 22,500 किसानों से जुड़ा हुआ था। उन 22,500 किसानों के लिए सरकार ने अपनी गारंटी पे 72 करोड़ रुपए लोन दिया और उस मिल को चालू किया। आज उस मिल में 80% से ज़्यादा पेमेंट वो मिल भी कर रही है। तो किसानों के हित के लिए मैं भी इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरी केंद्र की सरकार ऐसा सोचती है, हमारी पार्टी की सोच इस तरह की है कि किसान को मजबूत होना चाहिए। गांव मजबूत होंगे, गांव के व्यक्ति की जेब में पैसा रहेगा तो मार्केट में आएगा, कुछ खरीदेगा। तो मार्केट गांव पर निर्भर करती है। जो हमारा उपभोक्ता है उसकी जेब में अगर पैसा होगा तो कुछ खर्च करेगा, तो मार्केट भी विकसित करेगी और गांव भी विकसित करेगा। और गांव, किसान गांव में रहता है, और इसलिए हमारी सोच गांव के सर्वांगीण विकास की, किसानों के विकास की है। प्रधानमंत्री जी ने जितनी चाहे जो सॉइल टेस्टिंग का क्या होगा, इंश्योरेंस का क्या होगा, आज फार्मर्स मशीनरी बैंक हैं, 80% सब्सिडी पर किसानों को कई जगहों पर ये मशीनें मिल रही हैं। इसलिए मिल रही हैं कि किसानों के प्रति सोच क्या है, वो सोच उसको दर्शाती है। मैं अपने किसान भाइयों के आश्वस्त करता हूं कि ये कानून आपको लाभ पहुंचाने के लिए है, इससे आपको लाभ होगा, आप विश्वास करें। एक और जो सवाल आपके सहयोगी भी जानना चाहते हैं और आपके विरोधियों की तो नज़र रहती है, मंत्रिमंडल विस्तार बहुत समय से अटका हुआ है, अब 4 साल पूरे करने वाले हैं, तो 4 साल पूरे करने के बाद होगा या अब संभावनाएं जल्द हैं? नहीं, संभावनाएं तो पूरी हैं और गुंजाइश भी पूरी है। तो कब तक मान लें? मैंने कहा ना, संभावनाएं पूरी है, गुंजाइश भी पूरी है। मुख्यमंत्री जी, एक और हाल के दिनों में आपने एक फैसला किया कि संपत्ति में महिलाओं को बराबर का हिस्सेदार आपने बनाया। ये बहुत समय से मांग थी। ये कहें कि एक ऐसा फैसला है जिसमें वाकई ज़मीन पर कम से कम कुछ तो आधी आबादी को उसका हक मिल पाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा सुधारात्मक कदम है ये। उत्तराखंड में सब लोग जानते कि यहाँ की महिलाएं कितनी जागरूक हैं। राज्य निर्माण से लेकर के राज्य को संवारने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका है, ये हर कोई अच्छी तरह समझ सकता है। पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को अधिकार देने का जो आइडिया आया, एक सामान्य महिला से ये आइडिया आया, सामने आया। चमोली में जिले में गांव है पाखी। ये जब हम पीपल कोटी से आगे निकलेंगे तो थोड़ा हाइट पर है, वहाँ पर एक गांव है। और वहाँ पर कृषि मंत्री होने के नाते जब मैं उस गांव में गया, वहाँ की गांव की महिलाओं से मिला, तो एक महिला मुझे बोली, बड़ा अच्छा काम कर रही थी वो। तो मैंने कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं आप? बोले, करेंगे तो तब जब हमारी जेब में पैसा होगा। पैसा है नहीं, बैंक हमको लोन देते नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मॉर्टगेज करने के लिए हमारे पास कुछ अधिकारी नहीं है। बैंक से लोन लें कैसे? हम 50,000 रुपये लोन ले नहीं सकते। तो ऐसे हम काम कैसे करें, हम अच्छा कैसे कर सकते हैं?
उस महिला का नाम था विश्वेश्वरी देवी। आज उनकी एज 68 है, मैंने 61 है, उस समय 51 के करीब थी। और मैंने कहा ये महिला बात तो बिल्कुल जायज़ कह रही हैं, करेंगी, सारा खेती का काम ये करते हैं। पुरुष तो हल चला लेता है, एक बार बीज बो लेता है और उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म, उसके बाद सब कुछ महिला को करना है। वो बाहर अपनी ड्यूटी पे चला गया, नौकरी पे चला गया, या फिर अपने काम धंधे पे चला गया, सारे काम फिर महिलाएं देखती हैं। और कई जगह तो महिलाएं हल भी चलाती है, हल भी चलाने का काम कर रही हैं। आखिर हम एक तरफ महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हमने उनके हाथ बांधे हुए हैं, पैर बांधे हुए हैं, कैसे ये कर पाएंगी? और इसको लेकर के हम लोग बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे, तमाम तरह के, क्योंकि जो हमारे यहाँ जमींदारी एक्ट है वो उत्तर प्रदेश का जमींदारी एक्ट है, उस एक्ट में हमको अमेंडमेंट करने थे। ये एक बार आया, 2 बार आया, समझ में नहीं आया, उस पर तमाम तरह के प्रेजेंटेशन संबंधित विभागों के द्वारा दिए गए, और अंत में ये रास्ता इसमें से निकल कर आया। और मैं समझता हूँ कि अभी ये अधिनियमित हो जाएगा, इस विधानसभा सत्र में ये एक्ट बन जाएगा। और ये एक्ट ये उत्तराखंड में तो परिवर्तन लाएगा ही लाएगा, लेकिन ये एक्ट देश में भी एक संक्रांति लाएगा, संक्रांति लाएगा। और जो हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वास्तव में ये संशोधन उसमें बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और आने वाले 10-12 सालों में इसका व्यापक परिणाम सामाजिक और आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इस पर लोग अध्ययन करेंगे। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, हाल के दिनों में कुछ अफसरों और मंत्रियों के बीच में अनबन की खबरें आई। मंत्री चाह रहे थे कि उनकी CR लिखने का अधिकार जो है अफसरों की, उनको मिलना चाहिए। तो ये विवाद कहीं विकास पर असर तो नहीं डालेगा? देखिए, घर में बर्तन होंगे थोड़ा बहुत बजेंगे, और कई बार जानकारी के अभाव में भी ये बात आती है। लेकिन किसकी CR कौन लिखेगा, ये सब सिस्टम में है, सब सिस्टम में है कि किसकी CR लिखने का किसको अधिकार है। कई बार मैंने कहा कि जानकारी के अभाव में भी ये बात होती है। जब उनको जानकारी दे दी गई तो फिर ये बात बंद हो गई। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी की CR अच्छी लिख दी, किसी खराब लिख दी, उससे बहुत विकास हो जाएगा या विकास रुक जाएगा। मैं इसको बहुत छोटी चीज़ मानता हूँ, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इसको किसी को भी इश्यू नहीं बनाना चाहिए, और ये ना इशू बन पाया। कोई जनता को इससे क्या लेना देना है, जनता को विकास चाहिए, वो हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक और जो सवाल उठता है कि जब विपक्ष बात करता है कि आने वाले समय में जो मुद्दे होंगे वो होगा कि सरकार ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, 5-5 साल का पैटर्न का वो हवाला देते हैं। लेकिन उनके यहाँ सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। तो आप इस मामले में निश्चिंत हैं कम से कम? नहीं, तो मेरी पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मैं हूँगा या कोई और होगा। फिलहाल तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, और अब पूरी संभावना कि 5 साल भी पूरे होंगे। अब उनको भी लगता है, जिनको लगता था कि सरकार 5 साल नहीं चलती है, मुख्यमंत्री 5 साल नहीं रहता है, अब उनके मन से भी ये आशंका दूर हो गई है। अब नेक्स्ट चुनाव में कौन चेहरा होगा ये पार्टी तय करेगी। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, सिपाही को जैसा आदेश हो जाता है उसका वो पालन करता है। तो एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी आदेश होगा हाईकमान का, उसका हम पालन करेंगे। फिलहाल मेरे सामने टारगेट ये है कि हमको ये मिथ तोड़ना है। कुछ मिथ हमने इन 4 सालों में तोड़े हैं, कुछ मिथ हमको इस 1 साल में तोड़ने हैं। अगली सरकार यहाँ पर अच्छी सरकार होगी और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इस मिथ को भी तोड़ना है कि एक बार फलाना, दूसरी बार फलाना, वो मिथ भी इस बार टूटेगा। मैं आज इस चैलेंज, आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जनता ने मन बनाया है, और मैं आपको आज गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगली सरकार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होगी। तो आपके लिए रास्ता और आसान हो जाता जब कांग्रेस के भीतर चेहरों की लड़ाई हो और आपको घेरने की बजाय वो एक दूसरे को घेर रहे हैं, तो आपके लिए तो रास्ता आसान होगा? नहीं, मैं पड़ोसी की कमजोरी को अपनी ताकत नहीं मानता। हमारी ताकत हमारा कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ता कितना मजबूत है,
कितने समर्पण भाव से वो पार्टी के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है, मैं उसको अपनी ताकत मानता हूँ। मैं दूसरे की कमजोरी को ताकत नहीं मानता, और इसलिए हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम और मजबूत होते चले जाएं। एक बार शुरू की बातें, शायद 6-8 महीना हुआ होगा, तो किसी पत्रकार मित्र ने पूछा था कि साहब स्पीड कम है, फलाना कब। देखो, मैं पहाड़ी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, पहाड़ी राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो 30 की स्पीड पे चलूँगा। ज़्यादा तेज चला तो कब गड्ढे में गिर जाऊँ कुछ भरोसा नहीं है। यहाँ की जो सड़कें हैं ना, यहाँ की सड़कें जो हैं बड़ी सर्पीली हैं, कब डस दे कुछ पता नहीं। और इसलिए आराम से चलूँगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि गाड़ी पीछे नहीं खिसकेगी, गाड़ी आगे ही बढ़ती चली जाएगी। मुख्यमंत्री जी, एक सोच होती है कि समय मिलने पर पहले साल में ये होगा, दूसरे साल में ये होगा, 20 की रफ्तार से सही, लेकिन होगा ये। 4 सालों बाद आपको क्या लगता है कि अभी ये काम प्राथमिकता के आधार पर होने बाकी हैं, या इनको अब एजेंडे पर प्रमुखता से लिया जाए? वो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि अब इस पर और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है? देखिए, मोटे मोटे तौर पर हमको जो शुरुआत करनी थी, जो हमारे एजेंडे में था, वो लगभग सभी चीज़ें राज्य में शुरू हो गई हैं। कई चीज़ें प्रभावी हो गई हैं, लोगों को दिखने लगी हैं, और कई चीज़ें अभी दिखनी बाकी हैं, कई चीज़ें अभी दिखनी बाकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा एजेंडा है, और जो नारसन से लेकर नाभी डांग तक, नाभी डांग हमारा सीमांत गांव है, इधर नीति गांव लास्ट गांव है, और नारसन से हमारी सीमाएं शुरू होती हैं। सबसे बड़ा जो इश्यू है, पब्लिक भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। भ्रष्टाचारी भी मंच से यही बोलता है, वो भी भ्रष्टाचार का विरोध करता है। तो सबसे बड़ी अगर यूएसपी सरकार की कोई है, तो हमने करप्शन का जो सिस्टम में वो आ गया था, हमने उस सिस्टम को तोड़ने का काम किया है। करप्शन को हमने सिस्टमाइज नहीं होने दिया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और आज मैं अभी एक जगह पर था, वहाँ भी मैंने बात कही कि एक दिन एक पत्रकार मित्र ने मुझे कहा कि साहब, यहाँ तो माफिया अंदर आए और मैंने स्वयं देखा। मैंने उसके बैग में नोट भरे बैग देखे। मैंने कहा, तुम उसको पहचान सकते हो क्या? बोले, हाँ पहचान सकता हूँ। मैंने, किस समय आया, किस समय आप थे वहाँ पर? बोले, इस टाइम के बीच में वहाँ पर था, फलाने गेट की बात थी। मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली, अपने ऑफिस की भी सीसीटीवी फुटेज निकाली, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की भी उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज निकाली, और एक पेन ड्राइव में उसको दे दी। वो पेन ड्राइव आज तक मेरे पास वापस नहीं आया है। मैं चैनल पे बोल रहा हूँ ये बात, मुझे पता है मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ। इसको लाखों लोग देख रहे होंगे, लाखों लोग देखेंगे अभी। मैंने कहा, मैंने उसको वो दे दी पेन ड्राइव में। मैंने कहा, ये देखो, अगर पहचान लो और मुझे बता दो, और नया एक्शन हुआ तो उस समय मुझे आप फिर मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दीजिए आप। आज तक नहीं आया मेरे पास वापस। हमने कोशिश की, ईमानदार कोशिश की है। देखो, मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार 100% समाप्त हो गया, मैं नहीं कहता, मैं दावेदार नहीं करता कभी भी ये बात। मैं बहुत यथार्थवादी आदमी और सीधे सपाट बोलता हूँ। कोई बात कई बार लोगों को खराब भी लगती है, लेकिन जो सिस्टम में भ्रष्टाचार आ गया था, हमने उसको तोड़ा है। आज उत्तराखंड सचिवालय हो, मैंने बहुत नज़दीक से, मैं 91 से राजनीति को देख रहा हूँ, किस तरह से माफिया तंत्र नीतियों को प्रभावित करता था, किस हिसाब से अपने आप को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता था। आज कोई भी हिम्मत ये उत्तराखंड में नहीं कर सकता है। ये मैं आपके दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। आज हमने सिस्टम को करप्ट होने से बचाने के लिए पूरी ईमानदारी से हमने काम किया है, पूरी ईमानदारी से हमने काम किया है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि चुनावी मोड में ही रहती है, इलेक्शन लड़ने की कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लगातार चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि वो एक मोड बना रहता है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। लेकिन
चिंता तो होती होगी आपको भी कि अब इलेक्शन में जाना है, विरोधियों से निपटना है, और अब 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल है, तो तब थोड़ी बहुत चिंता तो होती होगी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो। जनता बहुत बारीकी से देखती है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हमसे वायदे कर रहे हैं उनको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, जनता देखती है। हम पूरी मेहनत से, मैं अभी अपने कार्यकर्ताओं से एक बात कहता हूं कि मैं अभी, मेरे दिमाग में केवल विकास और विकास है, और 3 महीने के बाद मैं अभी राजनीतिक काम शुरू करूंगा। अभी मैं कोई राजनीतिक काम नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक काम अगले साल चुनाव है, और अगले 3 महीने बाद हम उसके बारे में सोचेंगे, उस पर आगे काम करेंगे। लेकिन हाँ, मेरी पार्टी का जो संगठन है वो बूथ लेवल तक मजबूत संगठन है, मजबूत संगठन है। मेरे अधिसंख्य बूथ, वहाँ पर हमारा मजबूत कार्यकर्ता खड़ा है, और वो कभी भी और किसी भी चुनौती के लिए हर समय तैयार रहता है। उसका परिणाम ये है कि राज्य में विधानसभा के उपचुनाव हुए, हम जीते। राज्य में नगर पंचायतों के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, हम 6% ज़्यादा वोट लेकर जीते। राज्य में लोकसभा के चुनाव हुए, हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते। और 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 10 में से 9 महिलाएं हैं। 10 में से 9 महिलाएं हैं। हरिद्वार जिला पंचायत हम कभी नहीं जीते, आज हरिद्वार जिला पंचायत में भी बीजेपी का जिला पंचायत का अध्यक्ष है, पहली बार बना है। ये इसलिए बन पाया है कि हमारी जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, वो किस ढंग से काम करते हैं, वो कितनी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ तो ऐसा सिस्टम बन गया था कि जिसकी सरकार उसकी लोकसभा साफ, बीजेपी की सरकार बीजेपी की लोकसभा साफ, कांग्रेस की लोकसभा तो कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस की लोकसभा साफ। मैंने कहा नहीं, हमने अनेक मिथ तोड़े हैं, अनेक मिथ तोड़े हैं, और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। मुझे आज भी विश्वास है कि हम जिस नियत से काम कर रहे हैं, जनता फिर हमको पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, बल्कि बोल दूं, बोलिए। अपना मिशन 57 नहीं है, अपना मिशन 62 है। 57 नहीं है, 62 है, उस पर हम काम करेंगे। आपका मिशन तो 62 है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि जहां सरकार नहीं बना पाती आपकी पार्टी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हाल में पुडुचेरी का मामला आया, तो वहां सरकार गिरा देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो विरोधी अब इसमें परेशान है कि जहां उनकी बची खुची सरकारें हैं, वो भी आप लोग उनको कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कभी सत्ता के दुरुपयोग की बात करते हैं, और जो दरिद्र होता है ना, दरिद्र इस तरह की बातें करते हैं। आज कांग्रेस की हालत एक दरिद्र पार्टी की हो गई है। दरिद्र मतलब जिसकी मनोरथ हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रहे हैं। दरिद्र का मतलब गरीब से नहीं है, दरिद्र का मतलब सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है, या कोई खास किसी वर्ग विशेष से मतलब नहीं है। दरिद्र का मतलब जो राजनीति में दरिद्र हो गया है, जिसको देश की जनता ने नकार दिया है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे जो नकारे हुए लोग हैं, हमको उनकी सलाह पे नहीं चलना है, हमको तो अच्छी सलाह पे चलना है, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, उनके सलाह पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो इसमें परेशान है कि चुनाव लड़ें या सीबीआई से लड़ें या इनकम टैक्स से लड़ें। और ममता दीदी ने भी बहुत परेशान किया है, और वो परेशान हो रही हैं तो कोई हमारे कारण नहीं हो रही हैं। उन्होंने जिस तरह से पूरे तंत्र को और तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, अगर उसको देखना है तो बंगाल में देखा जा सकता है। कोई विरोध करता है तो अगले दिन पता चलता है, पुलिस में रिपोर्ट करती है कि एक व्यक्ति ने पेड़ पे लटक के आत्महत्या कर ली। हत्या होती है, उसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर ये उदाहरण और ये नंगी तस्वीरें देखनी तो हम बंगाल में देख सकते हैं। और ममता दीदी से हम इस तरह की किसी भी राजनीतिक दल से आज के युग में हम इस तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते, लोकतंत्र में इस तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते। और
ममता जी जो भी कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीति का और सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। पुलिस जो सरकार के साथ भी होते नहीं भी होती है, क्योंकि वही पुलिस डंडा भी मारती है उसी नेता को और उसी का हुक्म भी मानती है। वो सरकार का हिस्सा है भी और नहीं भी है, दोनों तरीके से, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की हैं। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था का पालन कराए। और ऐसे में वहाँ का डीजीपी ममता जी के साथ बगल में धरना देता है, धरने में सम्मिलित होता है, भारत सरकार से बुलाया जाता है, वहाँ पर नहीं जाते हैं। और जो बड़ा भारी घोटाला जो वहाँ पर हुआ है, ये जो फाइनेंस का जो घोटाला हुआ है, कंपनी का नाम याद नहीं है, उसमें सीधा सीधा पुलिस के बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। यही सिस्टम को करप्ट करने वाला एक उदाहरण है कि सिस्टम को किस तरह से करप्ट किया जाता है और फिर उसको कैसे अपने लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है। उसका उदाहरण अगर कहीं देखना है तो बंगाल में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल, चुनावी साल में बजट अच्छा उम्मीद करे जनता कि थोड़ी मुस्कुराहट आ जाए, राहत आ जाए? बजट हमेशा हमारा अच्छा रहा है और पिछले वर्षों के अनुभव से लेकर हम कोशिश करेंगे इस बार का बजट और अच्छा हो। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर हमसे चर्चा करने के लिए।